साथियों, कल वोटिंग है, सेकंड फेज है और मैं बताना चाहती हूँ कि लगातार जब बात आती है जम्मू कश्मीर की, क्योंकि अब ड्यूटी है वो, हम सब सोचते हैं कि भाजपा पूरी तरह से जम्मू पर कब्जे में रहेगा और कश्मीर में भाजपा की क्या हालत होगी, और इस तरह के सवालात लगातार आ रहे हैं। लेकिन साथियों, हम ये बताना चाहते हैं कि भाजपा यहीं पे है, कहीं नहीं जा रही है और पूरी तरह कमिटेड है। जहाँ तक बात है अमन बहाली की, तरक्की की और विकास की, और कश्मीर में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जितने भी बाशिंदे निवासी हैं, परिवार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी खुशहाली के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी, जिसके संकल्प पत्र में जो कुछ कभी लिखा गया है वो अब पूरा हुआ है, जो लगातार कमिटेड रही है, जो ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। साथियों, इसीलिए हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है जवाब दो। तो इन तीन पार्टियों से जो लगातार यहाँ पे सत्ता में रही हैं, तीन सियासी खानदान, मैं चाहती हूँ लगातार आज से लेकर जब तक आखिरी दिन लास्ट पोल का नहीं होता, हम लगातार ये सवाल पूछेंगे और किसी को भूलने नहीं देंगे उस दौर को। हालांकि हम सब भूलना चाहते हैं, ये भूलना हमारे मफाद में है, लेकिन क्या कुछ इन्होंने किया है ये हम कभी नहीं चाहते कोई भी भूले। हम आपको बिफोर और आफ्टर की तस्वीर पेश करेंगे। हम आपको बताएंगे पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। मैं चाहूँगी कि मेरा भाई यहाँ पे अरशद मौजूद है, और सोचिए, कभी कोई सोच सकता था कि भारतीय जनता पार्टी के इतने प्रत्याशी इतने हौसले के साथ, बावजूद इसके कि किसी भी तरह का पॉलिटिकल फ्रीडम उनको नहीं दिया गया, कितना परेशान किया गया, कई को तो जलील किया गया टारगेटेड तौर पर। आप देखिए जैसे आरएसएस वर्कर्स को केरल में और जिस तरह से बीजेपी वर्कर्स को पश्चिम बंगाल में लगातार टारगेट किया जाता है, वैसे हमारे भाजपा में जो जिसने ज्वाइन किया उसको कितना ज़्यादा कभी जलील किया, परेशान किया, क्या कुछ उसने सहा है। मैं उनमें से एक हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मेरा भाई है वो अपने तजुर्बात भी बताएगा और बताएगा कि उसके दिल में क्या है और क्यों उसने ये फैसला किया कि वो लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा। जो शाहजा जी ने बोला, हम एक पॉलिटिकल डिसीट के शिकार हुए 70 साल। जब हम बात करते हैं यहाँ की पॉलिटिक्स में, आप देखिए 70 साल यहाँ पे जो भी कोई पॉलिटिकल स्पेस या सोशो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में जो लोग आए, इन्हें से कम किया गया, इनको सफोकेट किया टाइमली। अगर आप देखिए 70 साल की पॉलिटिक्स में अगर हम देखें, यहाँ कहीं पे भी नौजवान को मौका नहीं दिया। यहाँ जो भी रीजनल पार्टीज इवॉल्व हुई, इन्होंने एज वाइज लीडरशिप को क्लासीफाई किया, ग्रेडिंग की। कभी उन्होंने नौजवान के इंटेलेक्चुअल एसेट को नहीं देखा, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को नहीं देखा। एक जो यूथ की एक आवाज़ है, जो यूथ को कनेक्ट करता है, यूथ के मामलात हैं, कभी भी स्पेस नहीं दी। जिसने भी बात की पॉलिटिक्स की रिगार्डिंग, जिसने भी सोशो पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बात की, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म से, इन्हें पॉलिटिकल टेररिज्म से दबाया गया। ये यहाँ की हिस्ट्री है। आज तक जब भी कोई पॉलिटिकल फोर्स या कोई ऐसा कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या कोई इंडिपेंडेंटली जो भी कोई चीज़ करना चाहा, उसे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म और बैड गवर्नेंस की वजह से भी दबाया गया। जब भी हम जैसे लोगों ने बात की, आप देखिए जब हमने शुरुआत की एक अवाम की आवाज़ नाम से मूवमेंट से, हम पे 16 FIR लगाए गए। एवं जो भी यहाँ की पॉलिटिक्स जो सेंटर में थी, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोरीफाई किया गया, यहाँ वायलेंस को ग्लोरीफाई किया। कभी भी मौका नहीं दिया गया कि एक अच्छी वॉइस को जो हकीकी तौर पे गुड गवर्नेंस की बात करे, मेरिट की बात करे, मेरिट को यहाँ मर्डर किया गया। आप देखिए जहाँ पे भी नौजवान को मौका मिला, चाहे पे गवर्नेंस में आने की, यहाँ के PSUs की हालत देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन की हालत देखिए, जो भी रिक्रूटिंग एजेंसीज थी, इन्होंने अपने हिसाब से चलाए। जहाँ एक नौजवान को लगा, जो मेन स्ट्रीम में भी बिलीव करता था, जो इस सोसाइटी को कंस्ट्रक्टिव तरीके से देखना चाहता था कि इस समाज को बनाने की जरूरत है, उसे भी लगा कि उसके लिए स्पेस नहीं है। तालीम याफ्ता नौजवान को लगा कि पढ़ाई के बाद मेरे लिए कुछ नहीं है। यहाँ भी रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं जिसके लिए वो मेहनत कर रहा था इस समाज में आने के लिए, समाज को खिदमत देने के लिए, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, चाहे PSU, चाहे ऑटोनोमस बॉडी, चाहे यूनिवर्सिटीज की बात करें, जो भी इदारे स्कीम्स की बात करें, कहीं पे रिक्रूटमेंट का नामो निशान भी नहीं था। गवर्नेंस
जिसकी वजह से, जिसको हम बार बार अपने 10 साल के तजुर्बे में हम एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म बोलते हैं, कि जिस पे बात नहीं हुई, आज तक नहीं बात हुई कि जो बैड गवर्नेंस की वजह से यहाँ पे हालात के हम मारे हैं, उस पर कभी यहाँ बात करने की न किसी ने मजबूरी समझी, न किसी को जरूरत पड़ी, क्योंकि उसी चीज से यहाँ नौजवान की आवाज को दबाया गया। शुक्रिया बहुत बहुत। तो साथियों, कभी वतन के हवाले से, कभी मजहब के हवाले से यहाँ पे सियासी सरगर्मियाँ बनी रहती हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है, उन जज्बातों को। मैं पूछना चाहती हूँ, इन सब से हटकर हमारे घरों में हालात कैसे हैं? किस तरह से अमन ज़रूरी है तरक्की के लिए? कितने पुल, कितनी सड़कें, रेलवे लाइन ज़रूरी हैं? साफ पानी, पक्की सड़कें, पक्के मकान, रोज़गार के नए साधन, एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशन। असली आज़ादी इन सब से, जो चाहे हड़तालबाजी हो उससे आज़ादी, चाहे बेरोज़गारी हो उससे आज़ादी, चाहे अलगाववाद हो उससे आज़ादी, चाहे दहशतगर्दी हो उससे आज़ादी, चाहे लगातार कैलेंडरबाजी हो उससे भी आज़ादी, चाहे लगातार परिवारवाद हो उससे भी आज़ादी। यही है सच्ची आज़ादी। और पहली बार इस सच्ची आज़ादी को सूंघा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, इनहेल किया जा रहा है, और खुले आसमान के नीचे इत्मीनान की सांस ली जा रही है। इंतखाबात होते रहेंगे साथियों, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य के साथ लगातार अपने संकल्प पत्र में कश्मीर को दिलो जान से, खुलूस और मोहब्बत के साथ एक खुशहाल राज्य की तरह स्टेटहुड बहाल करने के साथ साथ बेहतर इकोनॉमी, तरक्की पसंद और हर एक पैमाने पर विकसित तौर पर देखना चाहती है, ये कमिटमेंट हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी तरह से हम किसी भी अलगाववाद को, किसी भी दहशतगर्दी को ना तो प्रोत्साहित होने देंगे, और हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। आपने देखा है वो क्या दौर था, कैसे घुटने टेकते थे लोग इन अलगाववादियों के सामने, हिम्मत नहीं होती थी। मैं बहुत सालों से कश्मीर को स्टडी भी कर रही हूँ और आज भी रही हूँ, और लोग कहते हैं ना, कश्मीरी पंडित हमारे भाई गए, और बहुत अफसोसनाक कहानियाँ हैं, लेकिन हमारे कितने मुसलमान भाई बहनों ने सफ़र किया है, कितने छोड़ के गए, कितने, चाहे स्कूल हो, चाहे उनका रोज़गार हो, या उनका जॉब्स हो, या पूरा मुस्तकबिल हो, क्या हुआ उसका। तो साथियों, एक ऐसी तरह से